कदमी करने वाले कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर कोई अपने चहेते को दावेदार के रूप में देखना चाहता है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है और संभवतः अगले 48 घंटे में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की नजर इस समय दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक पर लगी हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगा। तो हमारे उम्मीदवारों के नाम है उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, बातचीत चल रही है और जब स्क्रीनिंग कमेटी नामों को फाइनल कर देगी, उम्मीदवारों के नामों पर विचार जब उसका फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाएंगे। अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति उसमें लगाएगी। हमें उम्मीद है कि परसों तक हम उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जो हमारे उम्मीदवार हैं विभिन्न विधानसभाओं के, उसमें कम से कम 40 से 45 नामों की घोषणा हम परसों तक कर देंगे। हमने बूथ स्तर पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को तैयार किया है और बूथ स्तर पर भी हम 5-5 आदमियों का जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, 5-5 की टोली में हमारे जितने भी वार्ड हैं, एक पोलिंग बूथ में जितने वार्ड या जितने मोहल्ले पड़ते हैं, उन मोहल्लों में हम 5-5 लोगों की टोली में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का झंडा और पार्टी का चुनाव निशान लेकर घर घर जाएंगे और मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और निवेदित करेंगे। रुक करेंगे अब श्रीनिवास पंत का। श्रीनिवास, लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। ये मंथन कहां तक पहुंचा? कब तक आखिर लिस्ट जारी कर दी जाएगी पहली? बिल्कुल ऋतु, देखिए सबकी धड़कनें बड़ी तेजी से धड़क रही हैं। क्या वाकई में जो दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर के उनको टिकट मिलने जा रहा है? उन्होंने अपने अपने जो तर्कस में जितने भी तीर थे सबका इस्तेमाल कर दिया है। जिसके राजनीतिक आकाओं से सिफारिश लगवानी थी, स्क्रीनिंग कमेटी में दावेदारी पेश करनी थी, सर्वे के आधार पर अपने आप को आगे रखना था, जनता के बीच में जाकर के संगठन की रीति और नीति को जनता से रूबरू कराना था और सालों साल से पार्टी का झंडा और डंडा लेते हुए चल रहे हैं वो तमाम कार्यकर्ता आज सिर्फ दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम वो दावेदार, तमाम वो प्रत्याशी जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, भले ही वर्तमान विधायकों का टिकट पक्का हो, भले ही जहां से उनकी दावेदारी में दूसरे नेता भी काफी मजबूत पैरवी कर रहे हो, ऐसे में एक आम कार्यकर्ता को भी लगता है कि उसने अगर उम्मीदवारी पेश की है तो लिहाजा पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा, पार्टी का समर्पित सिपाही होने के नाते पार्टी आलाकमान उसको भी मौका देगा और वो भी एक बार पार्टी के बैनर पर जीत करके विधायक बनेगा। यह सपना आम कार्यकर्ता का होता है और उसी कार्यकर्ता की नजरें इस वक्त राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन पर और राजधानी देहरादून के जितने भी बड़े नेता हैं वो जो दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं और डेरा डालने के साथ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी के तौर पर, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर या यूं कहे कि पर्यवेक्षक के तौर पर या फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और संभवतः ये बैठक अगर कल होगी तो जाहिर सी बात है कल देर रात तक या फिर परसों दोपहर तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है जिसमें 40 से 45 नाम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्रीनिवास पंत, लगातार देखो महिलाओं को लेकर एक बात करें तो कांग्रेस महिला कार्ड भी खेल रही है, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा उत्तराखंड की प्रत्याशियों की सूची में? बिल्कुल, देखिए जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिला उम्मीदवारों को एक प्रोत्साहित किया है और अधिकांश टिकट ये बताने का प्रयास किया है कि आधी आबादी किसी महिलाओं का जिक्र होता है तो कांग्रेस पार्टी उसमें अपने आप को बढ़ चढ़कर के आगे रखती है, क्योंकि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने का श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है वो कांग्रेस को जाता है। महिला राष्ट्रपति के तौर पर कांग्रेस को ही जाता है या लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने ही ये कदम उठाया है। तो इस तरीके से कांग्रेस के जो तर्कस में कई सारे ऐसे तीर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को भेदने के लिए उनके पास काफी हैं। और जहां तक टिकट का सवाल है तो महिलाओं को 40% टिकट मिले, इसकी वकालत और इसकी पैरवी उत्तर प्रदेश में
प्रियंका गांधी ने कर दी है। और उसी का कारण है कि उत्तराखंड में भी महिला कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली तमाम प्रतियोगियां या यूं कहें तमाम दावेदारी करने वाली महिलाएं आज चाहती हैं कि वो भी टिकट की दावेदारी करें, वो भी समानता के अधिकार में आगे आए और 40% टिकट उनको भी मिले। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य की बात कर लीजिए या महानगर अध्यक्ष राजधानी देहरादून की कमलेश रमन की बात कर लीजिए। हालांकि ये बात अलग है कि जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर पार्टी किस पर भरोसा जताएगी, क्या वाकई में पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर ही आकलन करेगी, जनाधार के तौर पर आकलन करेगी, या पुरुष कैंडिडेट के सामने महिला उम्मीदवारी पेश करने वाली जो महिला है, दोनों का कंपैरिजन अनुपात किस रूप में देखा जाएगा और उस पर क्या आधार बनाया जाएगा। जब टिकट बांटे जाएंगे तो अंतिम सूची जब जारी होगी तब उसमें मोहर लगेगी कि वाकई में महिलाओं पर कितना दांव खेला गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे 70 उम्मीदवारी पेश करने वाले जितने भी टिकट फाइनल किए जाएंगे 70 सीटों पर 70 उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो उनमें जाहिर सी बात है कि 10 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवारी के लिए महिलाओं को टिकट जरूर दिए जाएंगे। हालांकि 40% का वादा जरूर किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में 40% टिकट कांग्रेस नहीं देने वाली है, यह भी सच है। बिल्कुल, चलिए श्रीनिवास बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ में। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड बीजेपी में पर्यवेक्षकों ने पार्टी के सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम संगठन को सौंप दिए हैं। संभावित उम्मीदवारों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोर ग्रुप में पैनल तैयार होगा। राज्य की सभी 70 सीटों पर करीब 800 नाम सामने आए हैं और हर विधानसभा सीट पर 3 नामों का पैनल बनेगा। 30% सीटों पर महिलाओं ने भी दावेदारी की है। विधायक, पूर्व प्रत्याशी, मंडल अध्यक्ष, पूर्व दर्जाधारी नेताओं ने भी टिकट के लिए दावेदारी की है। तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पार्टी कार्यालयों में चहल पहल बढ़ गई है। कार्यकर्ता और प्रत्याशी टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि अभी बीजेपी टिकट वितरण और सूची जारी करने में और वक्त लग सकता है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। श्रीनिवास पंत हमारे साथ लगातार बने हुए, रुक करेंगे श्रीनिवास पंत का। श्रीनिवास, देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अभी तक तो उत्तर प्रदेश में भी अपनी सूची जारी नहीं की है। उत्तराखंड की बात करें तो क्या हाल है यहाँ पर? बिल्कुल ऋतु, देखिए, राजनीतिक दल दोनों राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड में बारी बारी से शासन करती आई है और दोनों ही राजनीतिक दलों को लगता है कि उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय पार्टियों को ही तवज्जो देता है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे को तवज्जो देती है। यानी भाजपा कांग्रेस की चाल
पर नजर रखती है, कांग्रेस भाजपा की चाल और चरित्र और चेहरे पर नजर रखती है। यानी कमोबेश स्थिति बनी हुई है कि आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम। यानी पहली जो सूची कांग्रेस की अगर जारी होगी तो आप यकीन मानिए महज 3 से 6 घंटे के बीच में बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सूची पहले आएगी तो कांग्रेस की भी 3 से 6 घंटे के बीच में लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन पहले ये हिम्मत कौन दिखा पाता है, यह अपने आप में कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि दोनों पर कड़ी नजर रखते हैं। और जब कांटे की टक्कर दोनों के प्रतिद्वंदियों में चल रही हो तो सिर्फ टक्कर इसलिए भी नहीं होती है कि हम मनोवैज्ञानिक जीत बना लेंगे, बल्कि इसलिए भी होती है कि जिसने सूची जारी की उस सूची के बाद वहां कितने बागी बने और उन बागियों का घर वापस लेना है या उन बागियों को उनका दल स्वागत करता है। अगर हम बीजेपी से शुरुआत करें तो बीजेपी की सूची जैसे ही जारी होगी तो उसमें कितने लोग विरोध करेंगे, कितनों को टिकट नहीं मिलेगा, असंतोष कितने हो जाएंगे, निर्दलीय तौर पर कितने ताल ठोकेंगे, या कांग्रेस का दामन थामने के लिए कितने लोग आगे आ जाएंगे या दूसरे दलों में कितने लोग चले जाएंगे, उन पर भी नजरें टिकानी पड़ेंगी, उन पर भी नजरें बनानी पड़ेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कल जो प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है उसमें भी एक पैनल का नाम तय रखा गया है और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद जाकर के अंतिम मुहर लगेगा उन तमाम 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी करने वाले नामों पर, और उनमें से पहली सूची जो 35 से लेकर के 45 उम्मीदवारों की हो सकती है उसको जारी किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं कि कौन पहले सूची जारी करता है और उसके बाद क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए वैकल्पिक प्लान बी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस पर नजरें बनी हुई है। बिल्कुल ठीक, ये बात आपने सही कही। लेकिन अगर बात करें टिकट कटने को लेकर, देखिए ये तो है कि जो भी ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका काम सही नहीं रहा है या फिर जनता संतुष्ट नहीं होती तो अक्सर ऐसा होता है कि अगले विधानसभा चुनावों में उनका टिकट काट दिया जाता है। इस बार क्या जानकारी मिल रही है, कितने ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काटा जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, 57 विधायकों वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि प्रचंड बहुमत की सरकार है और अब की बार 60 पार का नारा है, यानी 3 सीट इस बार ज्यादा जीतने का लक्ष्य है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना असरदार होने वाला है, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती के लिए खड़े रहना है। और यह चुनौती यही है कि केवल आप विकास के एजेंडे में भारत सरकार के प्रोजेक्टों को कब तक आगे लेकर जाएंगे। विकास स्थानीय मुद्दों की जब बात करेंगे तो उनमें क्या वो चेहरे होंगे, क्या मोदी का चेहरा एक बार फिर से आप सामने लेकर जाएंगे, या धामी का चेहरा लेकर जाएंगे, या फिर तीरथ सिंह रावत का चेहरा लेकर जाएंगे, या त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। यह पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और इसी पसोपेश की स्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार के उम्मीदवारी पर एक भरोसा जताया जाएगा, जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, सर्वे के आधार पर किसके वोट कटने वाले हैं, या किसने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है उनके टिकट कटने तय है। तो यकीन मानिए आप 10 से 15 टिकट इस बार उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से काटे जा सकते हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और जब वो टिकट काटे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो बिगुल है वो बागियों के तौर पर अपना फूकना शुरू कर देंगे या दूसरे दलों की तरफ भगदड़ मचनी शुरू हो जाएगी। तो उसी पर नजरें टिकी हुई है कि किस प्रकार के टिकट इस बार कटते हैं और टिकट जब कटेंगे तो उसका आधार क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे श्रीनिवास। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 नेताओं पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इनमें 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 18 नेता शामिल हैं। इसके साथ ही पिछले चुनावों में खर्च का ब्यौरा न देने वालों पर कार्रवाई की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही प्रतिबंधित नेताओं के सभी रिटर्निंग ऑफिसर को सूची भेजी गई है। आपको बताते चले कि लोहाघाट से राजेंद्र सिंह, लालकुआ से राजेंद्र बिष्ट, भीमताल से सुहेल अहमद, हल्द्वानी से विनोद शर्मा, रामनगर से विजय, खानपुर से मोहम्मद अरशद, धारचूला से लाल सिंह, जितेंद्र सिंह और गंगोलीहाट से दिनेश कुमार, तो सल्ट से भुवन जोशी, मधुशाह से जयप्रकाश और उपाध्याय, तो वहीं गौतम सिंह बिष्ट टिहरी से, पौड़ी से विनोद प्रसाद और आनंदमणि कर्णप्रयाग से, चौबट्टा खाल से रविंद्र भंडारी, अल्मोड़ा से सुंदर धोनी और बच्ची सिंह को हरिद्वार से अयोग्य उम्मीदवार घोषित किया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुराते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर पार्टी आलाकमान ने दूसरे राजनीतिक दलों से मिलीभगत के आरोप लगाकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करा दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे एक पार्टी हाईकमान द्वारा तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की कार्रवाई पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम कि कौन सा नेता उनका है और कौन सा नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि फैसला किशोर उपाध्याय को लेना है कि वो किस दल में जाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस आज कहां है? कांग्रेस तो मुझे लगता है कि हरीश रावत एंड कंपनी हो गई है। वहां मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैंने कई बार चैनल की डिबेट्स में भी कई बार पूछा है कि उनके प्रदेश का महामंत्री, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री उनके कार्यालय में पिटा और उसके ऊपर आज तक किसी हरीश रावत जी के साथी की या हरीश रावत जी की एक लाइन सुनने को नहीं मिली, पढ़ने को नहीं मिली। क्या किसी के खिलाफ उसमें अनुशासनहीनता का कोई नोटिस जारी किया गया? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिव कार्यवाही वहां करने की परंपरा है। और रही बात किशोर उपाध्याय जी की, तो जैसा वो अपना निर्णय लेंगे उस हिसाब से आगे विचार होगा। किशोर उपाध्याय जी धरती पुत्र हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से निकले हुए हैं। उनके कुछ स्थानीय मुद्दे थे जो कांग्रेस को अखर रहे थे। वो वनों में अधिकारों की बात कर रहे थे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे और वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारी ताकतों को भी एकमत करने की बात कर रहे थे जिससे कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को बचे। कांग्रेस इससे घबराई और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये लोकतंत्र में एक नेता की हत्या है, हम होने नहीं देंगे। हम किशोर उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं यदि वो राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड के आंदोलन के साथ जुड़ना चाहती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किशोर उपाध्याय जी के अन्य पार्टी को नेताओं से संपर्क पर उन पर कार्रवाई हुई है तो हरीश रावत जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आपके प्रीतम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके बड़े नेता जिस तरीके से भाजपा के कार्यालय में जा रहे हैं तो तमाम लोगों पर कार्रवाई न कर केवल किशोर पर कार्रवाई करके यह बताया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो उत्तराखंडियत की बात करेगा उसकी गर्दन कटेगी। और यही काम भाजपा कर रही है, वही काम कांग्रेस कर रही है। यह पूंजीपतियों की पार्टी है, यह पहाड़ विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। किशोर के साथ जो अन्याय हुआ है यह उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय हुआ है, लोकतंत्र में आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ है। तो श्रीनिवास पंत हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीनिवास, देखिए, किशोर उपाध्याय को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सभी पदों से निष्कासन उनका कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ पर ये पूरा माजरा क्या है? आखिर क्या वजह रही है जो कि इतना बड़ा फैसला चुनाव से पहले कांग्रेस को लेना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, किशोर उपाध्याय वाले पूरे प्रकरण को समझना बेहद जरूरी है। किशोर उपाध्याय की मुलाकात समाजवादी पार्टी के
नेता से होती है, यानी अखिलेश यादव से होती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से जो महामंत्री हैं उनके साथ उनकी आवाज पर उनकी मुलाकात होती है। चर्चाओं का बाजार इस तरह से गर्म हो जाता है सियासती फिजाओं में कि उन्होंने कहीं ना कहीं दल बदल करने की कोशिश की, एक रणनीति बनाई है। और यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी जब उनको पद से अवमुक्त करते हैं तो उस लेटर में यही लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन वर्तमान में है और कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करना कांग्रेस की उस चुनौती को कमजोर करने के जैसा है, इसीलिए आपको सभी पदों से अवमुक्त किया जाता है अग्रिम आदेशों तक। ये लेटर में लिखा गया है, यानी उनके पास जो जिम्मेदारी थी, जो चुनाव समन्वयक की जिम्मेदारी उनके पास वर्तमान 2022 में थी, उससे उनको हटा दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, वनाधिकार कानून की मांग लगातार करते आए हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करते हुए वन अधिकार को लागू करने के लिए सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड क्रांति दल ने किशोर उपाध्याय के लिए न्योता दिया है कि वो यूकेडी का दामन थाम ले, और वो आंदोलनकारी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। उत्तराखंड के जल और जंगल और जमीन के सवालों को वाजिब तरीके से उठाने का मादा उनके अंदर है। ऐसे में समान विचारधारा के लोग आकर के उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़े, इसका आमंत्रण भी यूकेडी के नेताओं ने उनको दिया है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह फैसला किशोर उपाध्याय को लेना है कि वो कहां से चुनाव लड़े, किस दल में वो जाए। अगर जिस दिन भी वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो बीजेपी के नेता भी उसके बाद उस पर विचार करेंगे, यानी उनका स्वागत करने को तैयार है। किशोर उपाध्याय गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं, टिहरी से वो विधायक भी रहे हैं और किशोर उपाध्याय बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। 44 साल का सफर उनका कांग्रेस का है। माना जाता है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस के जो राहुल गांधी का जो परिवार है उस परिवार के बीच में पले हैं, बड़े हुए हैं और इतने नजदीकी से कांग्रेस को समझते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कहें या कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए और प्रदेश प्रभारी की ओर से यानी आला कमान की ओर से यह कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन किशोर अभी भी शांत हैं। आज जब मेरी उनसे टेलीफोनिक जो वार्ता हुई है, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जिस प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वो उस पर कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात को अपने आला कमान के सामने रखेंगे। जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि किशोर जी ये बताइए, क्या आपके खिलाफ जो साजिश रची गई है या आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो किन तथ्यों के आधार पर हुई है, क्या ऐसा कोई मामला है आपको लगता है? तो उन्होंने कहा है कि जो भी मामला होगा, अगर जो भी मामला उन्होंने बनाया होगा, किस रूप में बनाया होगा, उस मामले को लेकर के वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने आला कमान के सामने अपनी बात को जरूर रखेंगे। और वो आज भी दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने खिचड़ी संक्रांति यानी मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और 28 सेकंड का एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव किया। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर अभी तक किसी पर विरोध नहीं लगाया, किसी पर आरोप नहीं किया कि लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, वो किसी दल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद, साथ ही साथ देखिए ऋतु, एक बड़ी खबर मैं यहां पर ब्रेक करना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे बात करते हुए ये जरूर कहा है कि 2 दिन के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। बड़ा फैसला किस रूप में होगा, क्या आला कमान की तरफ से रोल बैक करवाया जाएगा उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, या फिर वो दूसरे दल में जाएंगे, ये संभावनाएं अभी भी लगातार बनी हुई है। चलिए, तो ये तो तभी साफ हो पाएगा 2 दिन बाद आखिर क्या पूरा माजरा है। लेकिन फिलहाल उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, आरोप लगाए गए कि दूसरे दल के साथ कांटेक्ट में है, लगातार बातचीत में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां चुनाव के लिए जोर शोर से जुट गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव तैयारियों में जुट गई है। यूकेडी का आरोप है कि पिछले 21 सालों में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का हुआ है। क्षेत्रीय दलों के रूप में पहचान बनाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही हाशिए पर रही है। लेकिन एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल जल, जंगल और जमीन के मुद्दे के अलावा भ्रष्टाचार और स्थायी राजधानी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में है और उनको उम्मीद है कि बुनियादी सवालों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस फेल हो गई है। लिहाजा यूकेडी की सरकार बनाने में आम जनता इस बार दिलचस्पी दिखाएगी। इतना ही नहीं, यूकेडी नेताओं के अनुसार इस बार यूकेडी 45 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। नौजवान बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाकर जिस तरीके से उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा गया है, उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन और प्रचंड बहुमत सरकार बनाने के बाद बुनियादी सवालों में काम नहीं किया, लोकायुक्त पर काम नहीं किया, भ्रष्टाचार में आकंठ राज्य डूब गया।
स्मार्ट सिटी के इनाम में देहरादून का गला घोट दिया, आम जनमानस का जीना मुश्किल कर दिया है, नौजवान बच्चों पर लाठियां चलाई हैं, जबकि इन्होंने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी। इन तमाम बुनियादी सवालों में जनता में आक्रोश है। जनता समझ चुकी है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, 42 से ज्यादा शहादत दी, जिनके सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान के घर में खुशहाली आएगी, व्यापारियों के व्यापार में उन्नति होगी। ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए अब उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बौखलाहट है वो दिखाता है कि दोनों घबराई हुई हैं और वो जानते हैं कि यदि यूकेडी की सरकार बन गई तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कार्रवाई कराने में हम लोग सक्षम हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे बदलने का काम किया है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने हर घर 2 दस्तक अभियान की शुरुआत कर दी है और इस संपर्क अभियान के तहत आपका लक्ष्य 10 घरों में एक परिवर्तन प्रमुख बनाने की है। प्रदेश भर में 3 लाख परिवर्तन प्रमुख तैयार किए जाएंगे और हर विधानसभा में 30 लोगों की 5 टीमें बनेंगी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए चुनाव टालने के लिए नहीं कह सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग विवेक से ही कार्य करेगा और राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ही देगा। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पर संतुष्टि जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज उनके घरों में ही लगाई जाए। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियां बंद कर रखी हैं। उम्मीदवारों का नामांकन ऑनलाइन होगा, नॉमिनेशन फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी और इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कोविड के मामलों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही है और ना ही कोविड की एसओपी का पालन करवाया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। मुझे दीजिए इजाजत।